अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट पर अपनी क्लास को एंड किया था। आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में जो सवालात हैं आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ सवाल हैं आप लोगों के जहन में? ऑब्जेक्ट के अलावा हम 38 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा ही है ना बच्चों? तो आज हम कुछ मज़ीद चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। पहले तो सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी तक हम कितने डेटा टाइप पढ़ चुके हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और फंक्शन इटसेल्फ एक डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। तो हम फंक्शन को भी एक डेटा टाइप कंसिडर कर लेते हैं। और अरे की जब आप डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो आपको बताएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अरे एक स्पेशल टाइप होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमें पता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है अरे से, बट जब आप उसकी डेटा टाइप चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं भाई? ये एक अरे है मेरे पास, कैसे चेक करूंगा? टाइप ऑफ क्या आ रही है नीचे? ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं, बट इसको हम आप कह सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपसे कहा। अब क्यों ऐसा है, ऐसा क्या चक्कर है, देखते हैं। अगर आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, वरना जब हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट हमें ये कुछ डेटा टाइप हमने पढ़े, तो ये होते क्या हैं? अगर मैं देखूं हमारे पास जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज़रा। ये कुछ W3 स्कूल मुझे बता रहा है कि ये कुछ 8 बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ जो हमने बनाना लास्ट क्लास में सीखा है, अरे हो सकती है या एक डेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये इन्होंने मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट से डेटा टाइप बनाए हैं, तो मैं एक और लिंक पे देख लेता हूँ। तो मुझे ये कुछ नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट को इन्होंने मज़ीद तोड़ा है ना। तो ऑब्जेक्ट को ज़रा देखते हैं इन्होंने कहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन किया है। ये रहा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, हम जैसा ये बोल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं। इस पे भी हमने स्ट्रिंग देखा है, नंबर देखा है, बूलियन देखा है। बिग इंट हमें नहीं पता क्या होता है। बिग इंट या बिग इंटीजर कह लो आप, ठीक है। ये बहुत बड़ा कोई नंबर होता है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप इंट्रोड्यूस है। इसका क्या काम होता है, क्या चीज़ें, ये अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको जब ES6 पढ़ाऊंगा या एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा उस वक्त आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको बूलियन आपको ऑलरेडी पता है। अनडिफाइंड क्या होता है? जब कोई चीज़ हमने वेरिएबल बना दिया है बट उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो क्या कहेंगे आप? ये वेरिएबल अनडिफाइंड है, यानी इसकी वैल्यू अभी तक हमने बताई नहीं है। अगर एक वेरिएबल बनाया ही नहीं है तो एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर वार यूज़र नेम, ये बना दिया मैंने, इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र। यूज़र नाम का कोई वेरिएबल है तो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल बना दिया, वैल्यू नहीं दी इसको, या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू अभी तक है नहीं, तो उस वक्त उसको आपको वो दिखाएगा अनडिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड नहीं किया गया। फंक्शन भी आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड ला के देता है, रिटर्न करता है, ठीक है, अनलेस कि आप खुद कुछ रिटर्न करना चाहें, ठीक है। इसी तरह नल की अगर हम बात करें, नल को आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट का अनडिफाइंड कह सकते हो, ठीक है। नल हम कब यूज़ कर सकते हैं? मुझे ये वेरिएबल है, मैं चाहता हूं जानबूझ के कि इसकी कोई वैल्यू नहीं हो। समझ रहे हो अनडिफाइंड का क्या मतलब है? वेरिएबल बना दिया, कोई वैल्यू नहीं आई।
लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि वेरिएबल बना दिया, डेलिबरेटली मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू कुछ नहीं हो, तो यूजर चेक करे तो उसको कुछ नहीं मिले, तो मैं इसको इक्वल करके अनडिफाइंड देना ये सही नहीं होगा, बल्कि मैं इसको दूंगा नल। ठीक है, अब मैं यूजर इसको चेक करेगा यूजर नेम में, तो इसको नल मिलेगा। ठीक है, अच्छा, नल का हमें अनडिफाइंड वेरिएबल बनाया, कुछ वैल्यू नहीं थी, अनडिफाइंड मिल जाएगा नल। हम डेलिबरेटली खुद से चाहते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ना रहे, अभी बाद में कभी फ्यूचर में असाइन करेंगे, तो उस वक्त आप नल असाइन कर देते हैं। सिंबल अभी हमें नहीं पता क्या है। ऑब्जेक्ट हमने बनाना सीख लिया, अरे बनाना भी सीख लिया, ऑब्जेक्ट बनाना भी सीख लिया, डेट बनाना भी सीख लिया, तीनों चीजें पढ़ चुके हम। अच्छा, आज की क्लास में फंक्शन, वैसे तो हमारा 38 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आया है, तो आगे बढ़ने से 39 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले फंक्शन का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। एक फंक्शन है मेरे पास, ये पैरामीटर में तीन चीजें लेता है, ए वैल्यू लेता है, बी वैल्यू लेता है, हमें नहीं पता क्या है बी वैल्यू, ठीक है, और एक कॉल बैक लेता है, सीबी। सीबी क्या है? कॉल बैक इटसेल्फ एक फंक्शन है। अभी हमें इस वैल्यू तो नहीं पता, ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, बट हमें जब बना रहे हैं तो हमें पता है जब यूजर इसको कॉल करेगा ना, जब इसको कॉल करेगा तो पहले वाले में कोई कुछ भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, स्ट्रिंग भी दे सकता है, अभी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, बट मैं जानबूझ के यहाँ पे अभी नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू सेट हो गई। तीसरा वैल्यू मैं चाहता हूं कोई फंक्शन हो, फंक्शन हो कोई, तो फंक्शन हम यहां बना सकते हैं, बना सकते हैं। दो काम हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं। पहला काम हो सकता है कि मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊं, ऊपर बना देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। फंक्शन यूज एज पैरामीटर, इसका नाम रख दे। ये फंक्शन कहां जाएगा? पैरामीटर में जाएगा, और ये वैल्यू क्या लेगा? दो वैल्यू ये भी ले लेगा, लेट्स सपोज num1 num2, और ये कंसोल में जस्ट प्रिंट करा देगा num1 प्लस num2। ये एक फंक्शन बन गया मेरे पास। क्लियर है बच्चों? क्या करता है ये? सम कर देता है, जो भी पैरामीटर आते हैं उसको सम कर देता है। इस फंक्शन को अगर मैं किसी दूसरे फंक्शन में पैरामीटर के तौर पर पास करना चाहूं, तो एक तरीका हो सकता है कि मैं यहां पे पास कर दूंगा नाम, खाली सिर्फ नाम। अगर मैं इसको यहां पे कॉल करवा दूं, तो कॉल जब हम फंक्शन कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? रिटर्न क्या करता है फंक्शन? अनडिफाइंड रिटर्न करता है ना। तो ये पूरा प्रॉब्लम चलेगा, सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद रिटर्न जो वैल्यू आएगी वो पैरामीटर में चली जाएगी। तो सीबी की वैल्यू क्या मिलेगी, या फंक्शन की, इसका नाम सीबी रहने देते हैं अभी, सीबी की वैल्यू क्या मिलेगी? अनडिफाइंड जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें जब फंक्शन पैरामीटर में पास करना होता है तो हम या तो उसका नाम पास करेंगे सिर्फ, ठीक है, कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने क्यों नहीं करेंगे? हमें रीजन पता लग गया, क्योंकि कॉल करने का मतलब होता है हम उसको दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चल जाओ। तो अगर वो चल गया तो चलने के बाद वो बाय डिफॉल्ट तो अनडिफाइंड ही लाएगा ना, तो अनडिफाइंड चली जाएगी वैल्यू। हमें नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं फंक्शन जाए पैरामीटर में, तो हमने इसको सिर्फ नाम पास करना है। ठीक है, तो सीबी की वैल्यू क्या हो गई? ये वाला फंक्शन, जो भी काम ये फंक्शन करता है इसके अंदर वो काम सीबी से होगा। सीबी क्या करता है भाई? अब आओ देख लेते हैं। सीबी क्या करता है? दो पैरामीटर लेता है, यही करता है ना। तो आइए, सीबी इटसेल्फ एक फंक्शन है, हम इसको यहाँ पे कॉल करा देते हैं। इसको पैरामीटर में दो चीजें पास कर देते हैं, ए कॉमा बी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू क्या है 1, और सीबी की वैल्यू क्या है? ये फंक्शन। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया तरीका। इस बार मैंने क्या किया, सीबी में दो पैरामीटर लिए हैं और उनको क्या किया है? प्लस किया। चलाते हैं जरा, 7 आ गया। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? 6 + 1 7 होता है। दूसरा तरीका हो सकता है, इसको कहते हैं कॉल बैक। कॉल बैक मतलब हम फंक्शन में
एक और फंक्शन पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं जिसको कभी फ्यूचर में यूज किया जाएगा। ये तो हमने फौरन यूज कर लिया ना, बट हो सकता है हमें यहां यूज नहीं करना हो, कोई इफ की कंडीशन हो, एक HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, जब रिस्पॉन्स आएगा तब हमें ये फंक्शन चलाना है मिसाल के तौर पे। तो ये जो फंक्शन हम पैरामीटर में देते हैं ना, इसका प्योरली मकसद होता है कभी फ्यूचर में यूज होगी, है हमें नहीं पता कब, जरूरत के तहत फंक्शन के अंदर यूज होगी, तो इसको कहते हैं कॉल बैक। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं सिंपल। लेकिन आप ये देखिएगा, अभी सेम फंक्शन है, मैंने सिर्फ CB की वैल्यू अगर चेंज कर दी दूसरी दफा में, सब कुछ सेम रहने दूं, 1 और CB की जगह मैं कुछ और दे दूं, इसका नाम मैं मुख्तसर कर देता हूं, सम कर देता हूं या फाइंड सम कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि दूसरी दफा हम माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहली दफा में CB की वैल्यू क्या गई है, फाइंड सम, सिर्फ सब कुछ सेम है, सिर्फ इस बार मैं फाइंड सब्सट्रैक्शन अगर कर दूं और इस एक और फंक्शन बना दूं उसमें हम माइनस कर रहे हूं, तो सब कुछ सेम होगा, सिर्फ रिजल्ट डिफरेंट मिल जाएगा, 6 - 1। ठीक है, तो ये फायदा होता है पैरामीटर में फंक्शन पास करने का कि आप उससे अलग अलग जरूरत के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। एक तरीका कॉल बैक पास करने का है कि आपने एक फंक्शन कहीं और पे सेपरेट बनाया हुआ है और उसको आपने पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया। दूसरा तरीका हो सकता है जो आपको अक्सर देखने को मिलता होगा या मिलेगा आने वाले वक्तों में। देखिए, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये अक्सर सिर्फ कॉल बैक के लिए बने होते हैं, हमेशा नहीं। देखो, ये फाइंड सम मैंने बनाया है, ये एक फंक्शन है, इसको मैंने यहां पे पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया, लेकिन मैं इसको सेपरेटली भी तो कहीं पे कॉल कर सकता हूं, ऐसे भी तो कॉल कर सकता हूं, है ना। लेकिन कुछ ज्यादातर कॉलबैक फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको इसलिए नहीं बनाया जाता कि इनको सेपरेटली कॉल किया जाए, इसलिए नहीं बनाया जाता, उनको खालिस इसीलिए बनाया जाता है कि बस वो पैरामीटर में चले जाएं। हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, कॉल करने के लिए बनाते हैं ना बेटा, फंक्शन क्यों बनाते हो, कॉल करने के लिए बनाते हो। तो ये वाला फंक्शन हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं ऐसे, या फिर हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, सही है ना। लेकिन ज्यादातर कॉल बैक फंक्शन डायरेक्ट कॉल करने के लिए नहीं बनाए जाते, यानी उसको आप ऐसे कॉल नहीं करते, उसको आप पैरामीटर में ही पास करते हो ऐसे। तो पैरामीटर में पास करने का दूसरा तरीका हो सकता है कि आप यहीं पर फंक्शन बना दो, पूरा फंक्शन फाइंड सब्सट्रैक्शन राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। ठीक है, जगह यहां खत्म हो गई है, समझ रहे हो आप। पूरा ये कॉमा के बाद जितना लिखा है ये पूरा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी अगर मैं 5-6 लाइन का कोड यहाँ लिख दूंगा। तो हम जब कॉल बैक में फंक्शन इस तरह पास करते हैं तो दो चेंजेस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अगली बात जो भी लाइनें हमें लिखनी है। दो पैरामीटर थे num1 कॉमा num2, तो हमें यहाँ क्या कराना है, कंसोल कराना है फिलहाल, console.log num1 माइनस num2। ठीक है, दूसरी बात देखो, फंक्शन में पैरामीटर की पहचान होती है ये कॉमा, जब तक कॉमा नहीं आएगा तब तक वो पूरा एक पैरामीटर कहलाएगा। तो ये 6 एक पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, ये पूरा तीसरा पैरामीटर है। अगर आपको कोई चौथा पैरामीटर देने की जरूरत पेश आ जाएगी तो आप यहां पे आओगे और कॉमा दोगे, फिर कोई चौथा पैरामीटर दोगे, समझ गए। एक मिनट बेटा, मैं आपकी बात सुनता हूं। दूसरी चेंज, पहली चेंज क्या की हमने कि लाइन ब्रेक दे दी ताकि हम अपनी मर्जी से 4-5 लाइनें भी हों, इफ एल्स भी लगाना हो तो हम लगा लें। ठीक है, दूसरी चेंज हम क्या करते हैं, मैं आपके क्वेश्चन सुन रहा हूं बच्चे। ये फंक्शन हमने कैसे बनाया, पैरामीटर में, ऐसे ही फंक्शन के अंदर डू एज डायरेक्टेड फंक्शन के अंदर ये सीबी के नाम से मिलेगा। तो इस नाम का कोई फायदा है, आप बताएं, नहीं है। तो कॉलबैक में जब हम फंक्शन देते हैं तो उसका नाम नहीं देते, क्योंकि उसको नाम को हमें यूज ही नहीं करना कभी। ठीक है,
अगर आपने सेपरेटली फंक्शन बनाया हुआ है तब आप सिर्फ नाम देंगे, और अगर आप कॉल बैक में ही फंक्शन बना रहे हैं, डिक्लेरेशन ही वहीं दे रहे हैं, तो नाम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ फंक्शन बना दें आप। फंक्शन के अंदर ये पूरी फंक्शनैलिटी सीबी के नाम से मिलेगी। तो चलाते हैं जरा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था बच्चे आपका? हाँ, अगर आप नाम देंगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा। मैं दे के दिखा देता हूं, फाइंड सब्सट्रैक्शन, वही आंसर है, ठीक है। ये एरर नहीं है, गलत नहीं है ये, बट एक प्रैक्टिस है कि क्योंकि हमें इस नाम को दोबारा कहीं पे यूज ही नहीं करना, तो ये तरीका कार है कि हम यहां नाम नहीं देते। जिस तरह ऑब्जेक्ट में आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट में हमने जब फंक्शन बनाए थे तो प्रॉपर्टी के नाम से यूज हो रहा था, तो वहां पे भी हमने फंक्शन का सिर्फ कीवर्ड यूज किया था, नाम नहीं दिया था, ठीक है। यहां पे मैं 2 मिनट 3 मिनट का पॉज लेता हूं, आप इसको समझिए और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहां मैंने एक फंक्शन बनाया है डू एज डायरेक्टेड का, ये हमारा मेन फंक्शन है। फाइंड सम और ये वाला फंक्शन, ये दोनों को मैंने पैरामीटर के तौर पे यूज किया है, ठीक है। तो आप इसको जरा देखो, समझो, असली चीज आपकी ये है, तो मैं इसको खोल देता हूं, ठीक है। इन दोनों को देख के समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होंगे।